भरे अति शोभित श्यामजू, तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाट फिर अगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत। भारत काम कला निध कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं शुभ संध्या के साथ राजकुमार यादव आरके एकेडमी फूलपुर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग कुशल मंगल से हों, घर में सुरक्षित रहें, ऐसी कामना करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने जो आपको दो लाइन बताया कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे यज्ञना पग, पैजन बाजत पीर कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निध कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। यह वर्णन उस समय का है जब श्री कृष्ण जी बाल लीला कर रहे थे और बचपन के समय में ही वह एक दिन पूरा धूल मिट्टी से भरे हुए हैं। और चूंकि वो सांवले रंग के थे, मैं अपने क्लास में जब कहता हूँ कि वो करिया कहता हूँ तो लोग बड़ा आनंद पाते हैं। और मुझको आशा है कि जो लोग सुन रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बड़ा आनंद मेरे क्लास के सभी छात्र छात्रा अध्यापक पा रहे होंगे। तो उस समय वह पूरा धूल से लिपटे हुए हैं। एक तो काला सांवला बदन, ऊपर से धूल इतनी अच्छी सुशोभित हो रही है कि रसखान जी कह रहे हैं कि मैं वर्णन किस प्रकार से करूं। तो उसमें उसी समय एक कौवा का भिसुंडी वह यह पता करना चाहता है कि क्या ये वास्तव में भगवान है। तो ऐसी स्थिति में धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से पूरा लिपटे हुए हैं, ऊपर से एक सुंदर सी चोटी उनके सिर के ऊपर विराजमान हो रही है। इतनी सुशोभित हो रही है कि जिसका वर्णन किस प्रकार से किया जाए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे यज्ञना पग, पैजन बाजत पीर कछोटी। और अपने अंगना में घूम घूम करके खेल रहे हैं और साथ ही उनके कमर में कमरबंद, पैर में छागल पहने हुए हैं। काफी छन छन बज रहा है, उनको अति ही आनंद से वो खेल रहे हैं। और तब रसखान जी कहते हैं कि वाह छवि को रस खान बिलोकत। उस छवि को देख करके रसखान जी वर्णन कर रहे हैं कि भारत काम कला निध कोटि, किस कला से मैं उनका वर्णन कर दूं। और उसी समय जो कौवा था वह कौवा आता है और इस बहाने से कि माखन रोटी चल करके ले लूंगा, और उस माखन रोटी को चुराने के बहाने वह कौवा आता है। परंतु वह यह देखना चाहता है कि क्या वास्तव में ये प्रभु जी हैं, क्या वास्तव में ये तीनों त्रिलोक के स्वामी हैं। तो इसी बार रोटी लेने के बहाने आता है। तो वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निध कोटि। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और आता है सीधे उनके माखन रोटी को छीनने के बहाने सीधे उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। और धन्य है प्रभु, रसखान जी कहते हैं कि धन्य है प्रभु, क्षण भर भी नहीं लगा वह तीनों त्रिलोक का दर्शन पा जाता है। धन्य है प्रभु, धन्य है श्री कृष्ण। तो आइए हम इसी श्री कृष्ण की स्तुति से ही आज अपने विषय को शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा होगा संधि। आइए देखते हैं। और जो मैं आपको यह संधि का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, यह संधि आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, चाहे यूपीपी हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, या कोई भी वनडे एग्जाम यदि आप देने जाते हैं तो उसमें यह पूरा कार्य करेगा। उसके साथ साथ आप टेट, सुपर टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी यह संधि आपको पूरी तरह से काम आएगी, ये मेरा पूरी तरह से विश्वास है। और साथ ही एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आप जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो झोला छाप डॉक्टर आपको इतनी सारी दवाइयाँ दे देता है छोटी सी मर्ज के लिए। और जब आप किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, MD MS MBBS डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 टिकिया 2 टिकिया देता है। तो बताइए, और फायदा वो 1 टिकिया ज़्यादा करती है और ढेर सारी दवाइयों के अलावा। तो ऐसी स्थिति में ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक भी होता है।
वह कम से कम समय और छोटी से छोटी चीजों में आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है। तो हम भी आपको बहुत ही छोटी चीज में एक ट्रिक के माध्यम से आपको संधि पढ़ाएंगे और आशा नहीं विश्वास है कि आप पूरी तरह समझेंगे भी और आपके वह परीक्षा में पूरी तरह से काम में भी आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि का मतलब होता है योग, जुड़ना। किसी भी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। एक चीज का ध्यान देंगे, जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में दो शब्दों का, सार्थक शब्दों का योग होता है और संधि जो होती है, इस संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वर्ड आपने पढ़े आ से लेकर के ज्ञा तक, या आ से लेकर आहा, फिर का से लेकर के ज्ञा तक स्वर और व्यंजन के रूप में आपने पढ़ा। तो इन वर्णों का जब आपस में मेल होता है तो यही वर्णों के मेल जुड़ करके संधि बनाते हैं। तो सीधे आप परिभाषा के रूप में याद रखेंगे कि किन्हीं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब देखेंगे कि संधि जो होती है यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ध्यान देंगे पुनः, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि में स्वर से जब स्वर का मेल होता है, ध्यान देंगे मेरी बातों का, कि जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है तो देखेंगे, संधि को पुनः देखेंगे। किन्हीं भी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या विकार को हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब देखेंगे कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि में देखेंगे जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर, केवल आपको इतना ही याद रखना है, जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। स्वर आप जानते हैं कि हिंदी में जो होती है इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। परंतु व्यंजन जो होता है, व्यंजन में जब किसी व्यंजन का योग किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ होता है तो वहां पर होती है व्यंजन संधि। विसर्ग का आपको अलग बताएंगे। व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर, ध्यान देंगे इसमें ज्यादातर व्यंजन का व्यंजन से ही योग होता है। कुछ रूप में व्यंजन का योग जो होता है वह स्वर से भी होता है। तो एक वर्ड व्यंजन होगा और एक वर्ड जो होगा वो स्वर होगा। इसके आगे हम चर्चा करेंगे। आइए आज पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि को देखते हैं। इसके साथ ले लेंगे, इसका आगे देखेंगे। मैं आपको बहुत ही शार्ट और बेहतरीन तरीके से आज संधि बताऊंगा। देखेंगे आपका स्वर संधि स्टार्ट होती है यहाँ से, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं हिंदी में आपके, जिसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। पहला भेद आपका है दीर्घ संधि। जो दूसरा आपका है वो आपका है गुण संधि।
गुण संधि। तीसरा जो आपका है वह है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा जो आपका है वो है यड़ संधि, यड़ संधि। और जो पांचवा आपका है वह है आपका अयादि संधि, अयादि संधि। इस तरह से आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं इसके। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें स्वर तो आप समझ गए होंगे कि स्वर और स्वर का मेल से उत्पन्न हुए विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले होती है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि। एक चीज का ध्यान देंगे कि जो वनडे एग्जाम होते हैं अक्सर उसमें पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि स्वर संधि के मूलतः 5 ही भेद होते हैं। पांचों का नाम अच्छी तरह से याद हो सकता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आइए हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि। थोड़ा सा संस्कृत का सहारा लेंगे। पाणिनि ने सूत्र दिया है, जो महर्षि पाणिनि थे। आप जानते हैं कि जो लोग संस्कृत का अध्ययन करने वाले टेट और सुपर टेट वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं, वनडे एग्जाम वाले भी थोड़े सा अगर मेहनत कर दें तो इनकी संधि बिल्कुल सरल हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें जो संस्कृत का सूत्र अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। देखेंगे, हम शुरू करते हैं और आपको बताते चलेंगे किस प्रकार से याद करना है आपको। सबसे पहली संधि आपकी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में इसका सूत्र है जो महर्षि पाणिनि ने दिया, अकः शवर्णे दीर्घ, अकः शवर्णे दीर्घ। देखें, अकः सवर्णे दीर्घ। अब समझ रहे होंगे कि अकः कहाँ से आ गया, सवर्णे का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देंगे, इसमें अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब होता है, तो महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है उस सूत्र में 2 चीजें दी हैं, अच और हल प्रत्याहार। तो फिलहाल आप अच प्रत्याहार याद रखेंगे। अच प्रत्याहार, अच का मतलब होता है स्वर और हल का मतलब होता है व्यंजन। ये देखिए, अच प्रत्याहार में इन्होंने दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये चीज आपने थोड़ा सा याद कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में यदि संधि से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता। देखेंगे, अच का मतलब होता है आयुड़, आयुड़ ऋलृक एओंग एओंग अयोच। देखिए, ये है अच प्रत्याहार, मतलब आ से लेकर के चा तक। ये देखिए, अच आ चा, आ से लेकर के चा तक। इसके बाद है हल। इसके बाद आपको आगे बताएंगे व्यंजन वाला। फिलहाल ये देखेंगे, आयुड़ ऋलृक एओंग एओच। तो आयुड़ में ये देखिए इति संज्ञक वर्ण होता है। संस्कृत वाले जाने होंगे, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान देंगे। ये होता है इति संज्ञक वर्ण कहा जाता है इसको, इति संज्ञक वर्ण कहा जाता है और इसकी गणना नहीं की जाती। तो ऐसे में देखिए, आ ई उ री ऋ का की गणना नहीं की जाएगी, ए ओ अंगा की गणना नहीं की जाएगी, आय आव चा की गणना नहीं की जाएगी। तो ऐसे में मूल स्वर, कभी देखिए संस्कृत में पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है संस्कृत में, परंतु हिंदी में 11 होती है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें अकः सवर्णे दीर्घ, अक तक आया हुआ वर्ण दीर्घ हो जाता है। अक देख लेंगे कहाँ तक है, आ ई
उ री रे क। देखेंगे, पुनः देखेंगे, आ ई उ री रे क, यहाँ तक आ रहा है। तो ये अक हो गया, और अक से बनने वाला प्रत्याहार अक के समान आया हुआ, अर्थात उसी के समान आया हुआ वर्ण उनका दीर्घ हो जाता है। अब देखें कैसे हो गया। आ में आ, तो आधन आ बराबर आ। इसी तरह से देखेंगे, अब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए। ह्रस्व स्वर माने आ ई उ, यह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो आ या आ के बाद ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है, ये ध्यान देंगे। आ या आ के बाद, तो आ धन अ बराबर बड़ा, जिसको हम बड़ा बोलते हैं, बड़ा ही बोल लीजिए, फिलहाल याद करने में सरलता हो जाएगी, वैसे इसको दीर्घा बोला जाता है। ई धन ई बराबर कौन ई, बड़की नहीं, इसको दीर्घ ई बोलिएगा, बड़की ही मत बोलिए। उ धन उ बराबर कौन उ, बड़का उ। चलिए अच्छा, दीर्घ उ। इसके बाद री धन री बराबर दीर्घ री। अब देखें, री का प्रयोग हिंदी में होता नहीं, केवल इन चार वर्णों का प्रयोग होता है। आ का होता है, ई का होता है, उ का होता है और री का होता है। तो यहां देखेंगे, आ धन आ बराबर आ होगा। तो अब यहां पर देखिए, आ धन आ बराबर भी क्या होगा, आ ही होगा। स्पष्ट देखेंगे, आ धन आ बराबर आ, और इसी तरह से आ धन आ बराबर आ होगा। इसी तरह से ई धन ई बराबर ई होगा। देखिए स्पष्ट, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको याद करना ही नहीं है, बस केवल ये चीज याद होनी चाहिए आपको। तो ई धन ई बराबर ई, एकदम बिल्कुल जड़ से उखाड़ दूंगा, ई धन ई बराबर ई। इसी तरह से ई धन ई बराबर ई होगा। इसी तरह से देखेंगे, उ धन उ बराबर उ होगा। इसी तरह से आगे देखेंगे, इसी तरह से उ धन उ बराबर उ होगा, उ धन उ बराबर उ होगा। इसी तरह से री धन री बराबर री होगा। इसी तरह से बस पूरा हो गया आपका आ ई उ री, चार वर्ड आपके थे। देखिए आ का हो गया, ये देखें ई का हो गया, ये देखें उ का हो गया। हाँ, एक चीज और देखेंगे, री धन बड़ी री बराबर, जिसको हम बड़ी री बोल रहे हैं लेकिन ये ह्रस्व री होती है, बराबर हो जाएगा ह्रस्व री। ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। आ धन आ बराबर देखेंगे, यहाँ यहीं से आपको याद करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी सूत्र से पूरी स्वर संधि तैयार करवा दूंगा, कहीं भी आपकी गलती मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं होगी। तो आ कहे, देखें पुनः देख लेंगे एक बार, दीर्घ संधि क्या है, अक सवर्ण दीर्घ, अक के समान आया हुआ वर्ण क्रमशः दीर्घ हो जाता है। तो इसमें अक क्या है, अब प्रत्याहार हम निकाल लेंगे, क्योंकि पाणिनि के सूत्र से आयुड़ ऋलृक एवं अयोच। अब इसमें देखेंगे, अ ई उ प्र रि रि क ए ओ ग आए ओ च, आयुड़ ऋलृक एवं अयोच। देखेंगे अब इसमें आ हमने बताया उसी के समान आया हुआ दीर्घ होगा। तो आ के बाद आया आए, आ के बाद देखिए आया, आ के बाद देखिए आ गया। ई के बाद ई या ई है, तो ई के बाद ई आया, ई हो गया। ई के बाद ई आया, ई हो गया। इसी तरह ऊ के बाद ऊ आया, ऊ है।
दीर्घ होगा। दी के बाद रिया आया, रिया है तो दीर्घ हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे, समझ गया इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे आधन आ था, आधन आ का था, तो आधन आ वाले में देखेंगे जैसे धर्मार्थ, जैसे धर्म अर्थ। अब समस्या ये आती है कि हम इसको कहाँ से पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यह जो है वो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। समस्या यहाँ से आती है। आपको लिखा हुआ आ जाता है परीक्षा में कि धर्मार्थ में संधि होगी, ये आपका क्वेश्चन आ गया, धर्मार्थ में संधि होगी, धर्मार्थ में संधि होगी। विकल्प आपको मिल गया कि इसमें जो है वो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। दूसरा विकल्प आपको मिल गया गुण संधि। तीसरा विकल्प आपको मिल गया यड़ संधि। चौथा विकल्प आपको मिल गया अयादि संधि। अब प्रश्न यहां से है कि यह कौन सी संधि होगी, हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो एक चीज ध्यान देंगे आप कि जब भी किसी वर्ड का मेल होता है तो किसी एक सार्थक शब्द को बनाता है, क्योंकि शब्द आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि शब्द जो होते हैं वो दोनों प्रकार से यूज किए जाते हैं। कुछ सार्थक शब्द के रूप में भी यूज होता है, कुछ निरर्थक शब्द के रूप में भी यूज होते हैं। लेकिन जो संधि व्याकरण जिसको मेल कराता है वो कभी निरर्थक नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। तो ऐसे स्थिति में देखेंगे, अब यहाँ पर धर्मार्थ है, खूब ध्यान से बोलिएगा, धर्मार्थ, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ। तो कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। हमेशा मध्य से इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, यह आपका हो गया धर्मार्थ। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट, जैसे विद्यालय, जैसे एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे विद्यालय देखेंगे, विद्यालय है ना। अब देखिए विद्यालय में देखेंगे, विद्यालय में अब यहां देखेंगे विद्यालय, हमने कहा ना कि जहां से आ की मात्रा होगी वहीं से उसको तोड़ देंगे। तो यहां देखेंगे ये हो जाएगा यहाँ से विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब देखिए यहाँ जो द्या शब्द है ये द्या है, द धन यह है। जैसे वाह होता है तो वाह वाह नहीं होता, उआ होता है, उ धन आ होता है, उआ। इसी तरह से या जो होता है या नहीं होता, ई धन आ होता है, या ई धन आ। उसी तरह से ये द्या जो शब्द है वो द्या जो है वो दा धन या होता है। और इसी तरह से इसको अगर हम विखंडन कर दें शुद्ध रूप से तो दा धन ई धन आ होता है, द्या। तो यहां अगर हम इसका पूरा संधि विच्छेद, अगर पूरा वर्णों का विच्छेद कर दें तो ये देखिए बन जाएगा वाह, वाह है तो वाह का हो जाएगा, देखेंगे तो उ धन आ धन ई, धन दा धन या है, ये देखिए या विद्या, तो दा धन या धन आ, ये हो गया। प्लस यहां से देखेंगे ये हो जाएगा आ बड़ा है जिसको हम दीर्घ आ कहते हैं, तो आ धन आ, धन ला धन ई धन या, ये बन गया। अब यहां से देखेंगे हो जाएगा, ये हो गया वा, ये हो गई ई, ये हो गया द्या, ई लग जाएगी, आ की मात्रा मिलकर होगी आ, और
ये देखिए हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ला धन आ है, ला धन आ, ये हो जाएगा, ला हो जाएगा, और ये या, और या का हो जाएगा या। ये देखेंगे, फिर से देखेंगे पुनः, ऊ धन आ धन ई धन द धन या धन आ धन ल धन आ धन ई धन आ। तो ये ऊ धन आ का हो जाएगा वा, ई का हो जाएगा ई, द का हो जाएगा द, आ धन आ मिलकर के होगा दीर्घ आ होगा, ला धन आ, ये ला व्यंजन है, देखेंगे हलंत लगा हुआ है नीचे, तो ल धन आ मिलकर के होगा ला, ई धन आ, ये हो जाएगा या। अब यहां देखेंगे, अब ये वा धन ई, ये बन जाएगा आपका वी, वी बन गया ये देखेंगे आपका बन गया द्या, द्या में आ लगा हुआ है क्योंकि आ है, देखेंगे लास्ट यहां देखेंगे इधर आ है इसमें, और हम जानते हैं कि आ धन आ बराबर आ होता है, यहां देखेंगे आ धन आ बराबर आ होता है, तब यहां हो जाएगा, देखिए ये आ हो गया, ये हो गया आपका ला, और ये हो गया आपका या हो गया। अब यहां पर देखेंगे ये दोनों का योग हो जाएगा, आ बीच में बच जाएगा, और ये हो जाएगा ले, ये हो गया आपका विद धन आ धन ला ले, ये हो गया आपका। पुनः इसका जब हम योग करेंगे तो योग करने पर आपका बन जाएगा, यहां ऊपर देखेंगे योग करने पर बन जाएगा आपका ये विद्यालय, विद्यालय। यहां पर देखेंगे ये आ इसके साथ भी योग कर लेगा, और इसके साथ भी आ धन आ है तो आ मिलकर के योग करेगा, और यहां पर बन जाएगा विद्यालय। इसके साथ ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार से यहां हम किसी का भी संधि विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो हमने एक आपको समझाने के लिए बता दिया कि इस प्रकार से वर्णों का विखंडन होता है। मेन रूप से आपको यही जानना है कि जहां पर आ की मात्रा लगी हो, जहां पर देखिए ये हमारा ट्रिक होगा आपके लिए, जहां पर आ की मात्रा आ रही हो, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, और री की मात्रा हो, यही चारों मात्राएं आपको याद रखनी है, और यही चारों मात्राओं से ही जहां पर आपको मात्रा मिलती है वहीं से इसका विखंडन कर दीजिए। नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका होगा, जैसे महात्मा, महात्मा। अब महात्मा में देखेंगे, महात्मा कहाँ से, इसका हमने कहा ना कि आ को पकड़ लीजिए, ई को पकड़ लीजिए, ऊ को पकड़ लीजिए, री को पकड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए आ की मात्रा बीच में कहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। अब बोलिए इसको शुद्ध रूप से, महात्मा, महाआत्मा हो गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका विखंडन हो जाएगा, महाधन आत्मा बन गया। इसी तरह से देखेंगे दूसरा कविंद्र, ई वाला देखेंगे कविंद्र, कविंद्र। अब देखिए मध्य से ही आपको इसको कैच करना है, मध्य से आप देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है नहीं, ई की मात्रा है, और ई की मात्रा होने पर यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा है तो अब बड़ी नहीं कहा जाता, मान लीजिए थोड़ा सा इसको दीर्घ ही बोलेंगे, जो दीर्घ ई की मात्रा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कविंद्र, तो ये हो जाएगा आपका ई धन ई बराबर ई। आप जानते हैं कि ई धन ई बराबर ई होता है। अब यहीं से इसका विखंडन कर देंगे, और विखंडन करेंगे इसका, ये हो जाएगा कवि धन इंद्र। देखिए यहाँ छोटी ही हो गई, छोटी ही हो गई यहाँ पर, और यहाँ ही हो गई। अब देखिएगा जैसे ये हो गया का धन वा धन आ धन ई धन, यहाँ देखेंगे ई धन ना धन द्र, हो गया। अब यहाँ पर देखिए है हो गया, वह आ मिलके वहां होगा, यहाँ पर भी देखेंगे का धन आ कर लें, का धन आ, ये शुद्ध विखंडन होगा इसका।
हई हो गया, देखिए का हो गया, हई वाह हो गया, ये देखिए ई हो गई, और ये देखिए ई हो गया, हई जो अदना हई है प्लस द्रा हो गया। आगे हो गया देखिए, ये हो गया कव, ये हो गया ई धन ई बराबर, ई धन ई बराबर बड़ी, बड़ी की मात्रा बदल जाएगी यहाँ पर, ये अदना और द्रा है ही, ये आपका हो गया कब, ये मात्रा लग गई, कभी अदना हो गया, द्रा हो गया, ये आपका बन गया कवि। मित्र इतना नहीं दे पाएंगे, फिलहाल हम आपको देते चले जाए हैं, एक दो विखंडन आपको हमने करके बता दिया है। इस तरह से आप विखंडन प्रयास कर लीजिएगा एक बार, अगर विखंडन करना आपको आ गया फटाफट करेंगे, खाली 5 सेकंड लगेगा इसमें, और तुरंत गलत होने की कोई संभावना ही नहीं होगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीस, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताते हैं आपको। आगे देखेंगे, दोस्तों अगर इतनी अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करेंगे तो विश्वास है कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है। उलट नाम जपत जग जाना, बाल इन्हीं की भय ब्रह्म समाना। आप जानते हैं कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जो है वो ब्रह्म के समान हो गए। इतने बड़ी रचना उन्होंने कर दिया रामायण ग्रंथ की कि आज तक कोई काट नहीं पाया। परंतु किसी भी चीज़ के लिए समय आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा होगा तो स्वाभाविक है कि समय भी ऊंचा लगेगा। और ऐसे में आप अपने अवसर को देखिए, सामने आपकी यूपी पीसीएस की ही वैकेंसी है, उसके लिए भी अच्छी तरह से तैयारी करिए। लेखपाल की आने वाली है और लेखपाल के लिए भी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आगे देखिए, एक दो एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और प्रैक्टिस सेट में आप बताएंगे हमको कि क्या आपको कहाँ तक कितना समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल और देख लेंगे। जिसी तरह से भानुदय कई बार पूछा जा चुका है, भानुदय कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। भानुदय का सही संधि विच्छेद होगा, इस तरह का क्वेश्चन अब पूछता है। जैसे यही दे दिया आपको, भानुदय का सही संधि विच्छेद होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि विच्छेद होगा, दो प्रकार के क्वेश्चन देखिए इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि होगी, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है इसमें कि इस संधि में इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखेंगे जैसे भानु उदय, हमने कहा ना कि अगर दीर्घ संधि आपको लगती है तो यहाँ पर आप पकड़ लीजिए इसको, आ की मात्रा को पकड़िए, ई की मात्रा को पकड़िए, ऊ की मात्रा को पकड़िए, वी की मात्रा को पकड़िए, तो देखेंगे यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा पहचान तो आपकी ऐसे ही हो गई कि ये दीर्घ संधि है। परंतु सही संधि विच्छेद की अगर बात आती है तब यहाँ पर देखेंगे कि भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तब यहाँ हम देखेंगे कि ये हो जाएगा भानुधन, भानुधन उदय, ये आपका एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प आपका हो गया भानु धन उदय। तीसरा विकल्प आपका हो गया भानु धन उदय। चौथा विकल्प हो गया आपका उपरोक्त सभी। बताएं मित्रों कौन सा इसमें विकल्प सही होगा आपका? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखें, अब क्योंकि 4 विकल्प आपके सामने हैं, अब ये तो होगा नहीं, ऊ धन ऊ बराबर पड़ा ऊ, ये है नहीं आपका, ये पहले ही गलत हो गया। उपरोक्त सभी होगा नहीं, ये आपका पहले ही गलत हो गया। बच गया आपके सामने 2 विकल्प। हम इसको कौन सा सही करें?
भानु धन उदय होगा कि भानु धन उदय होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ने बताया था आकाश अवर्ण दीर्घा और इसमें बताया अयुर ऋण्विक, तो ऊ धन ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा होता है, या ऊ धन बड़ा ऊ बराबर जो होता है बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे ऊ धन ऊ आपको स्पष्ट मिल रहा है, यहाँ पहले ही दीर्घ हो गया और पहले दीर्घ होने पर यह कदापि सही नहीं होगा, इसलिए आपका यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि इसका पहला विकल्प प्रथम जो है वो दीर्घ हो गया और पहला हमेशा ह्रस्व होगा। ऊ धन ऊ के बाद ऊ आएगा तब वह दीर्घ होगा, तब यहाँ पर ये हो जाएगा ऊ मिल करके, ये आपका पहला विकल्प आपका सही होगा, भानु धन उदय। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिल करके दीर्घ ऊ हो जाएंगे, यह विकल्प आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और यह विश्वास करता हूँ कि इसको पढ़ने के पश्चात दीर्घ संधि से आया हुआ कोई भी प्रश्न, चाहे वो संधि विच्छेद करना हो या उसकी पहचान करनी हो, दोनों स्थितियों में आप इसको गलत होने नहीं देंगे और अपना 1 नंबर सुरक्षित रखेंगे। ठीक है मित्रों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में दीर्घ संधि के बाद आपकी गुण संधि के साथ। गुण संधि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बगल में एक बटन होती है, आपको बता दें, कुछ मित्र जो है जान नहीं पाते हैं, आप जब हमारा YouTube वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें एक लाइक का बटन होता है जिसमें इस तरह से बना होता है, इस पर क्लिक जरूर करें। इसके बगल में आप देखेंगे सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है और सब्सक्राइब जब दबाएंगे आप तो सब्सक्राइब दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटी की तरह से आपको संरचना मिलेगी। जब इसको आप दबाएंगे तो इसके सामने आपको 3 विकल्प आएंगे और 3 विकल्प में एक विकल्प पे लिखा होगा ऑल। आप यही ऑल क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी नए नए वीडियो अपलोड होंगे ये सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पुनः देखेंगे ये लाइक का बटन है, आप इसको लाइक दबा देंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, एक बेल आएगी आपके सामने, बेल का बटन दबाएंगे, बगल में 3 विकल्प लिख करके आएंगे, ऑल लिखा रहेगा जो और होता है, तो आप जो है वो ऑल वाला विकल्प दबा देंगे तो आपको बराबर मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, पुनः RK एकेडमी आपके लिए सेवा में सदा तत्पर है और हम बस एक मन में भाव है कि आपकी सेवा करूं। आज लॉकडाउन के समय में भी आप लोग घर पर बैठे हैं और उस दौरान समय का सदुपयोग करें और उसके साथ साथ ये सच पूछिए तो पढ़ाई करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक शांति पूर्वक आप इस समय का सदुपयोग कर लें और काफ़ी समय तक, कम से कम इस समय आपको अगर वास्तव में पढ़ना चाहे तो 10 से 12 घंटे बहुत आराम से आप बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं और बहुत ही सुनहरा अवसर आपके सामने मिल गया। PCS की वैकेंसी आ चुकी है और आप PCS की तैयारी करें, क्योंकि देखिए जब ये चीज़ के लिए प्रयास करेंगे तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बिना प्रयास के कुछ होता नहीं है दोस्त। और प्रयास करिए, प्रयास करेंगे लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ आपको अगले पीरियड में आगे संधि के आगे पार्टों के साथ। तब तक के लिए